आज हम कलिंग शासक खारवेल के बारे में बात करेंगे। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद ही विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण में दो शक्तिशाली राजवंशों का उदय हुआ। तो पहला दक्षिण भारत में सातवाहन वंश था तथा दूसरा उड़ीसा में खारवेल शासक। और साम्राज्य के पतन के बाद भारत में जिन राज्यों का उदय हुआ उसमें खारवेल काफ़ी प्रसिद्ध शासक हुआ। दरअसल मौर्य काल में पहली बार दक्कन व सुदूर दक्षिण भारत के क्षेत्रों में उत्तर भारतीय राजनीतिक विचारधाराओं का तेजी से प्रचार प्रसार हुआ। उन क्षेत्रों में रहने वाले छोटे छोटे कबीलाई शासकों को पहली बार एक सुरक्षित राज्य और सफल संचालक के लिए प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकताओं का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। इसी काल में व्यापारियों तथा बौद्ध जैन भिक्षुओं के उत्तर से दक्षिण में प्रवर्जन की वजह से नए नए विचार उस क्षेत्र में स्थापित हुए। इसी के फलस्वरूप उन क्षेत्रों में भी विकसित राजनीति का मार्ग प्रशस्त हुआ। यही कारण है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद ही विंध्य पर्वतमाला में दक्षिण में दो शक्तिशाली राजवंश का उदय हुआ, जो दक्षिण भारत में सातवाहन तथा उड़ीसा में खारवेल शासक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन दोनों शक्तियों के उदय के वास्तविक तिथि का निर्धारण काफ़ी मुश्किल भरा एक कार्य रहा है। प्रारंभ में यह माना जाता है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के शीघ्र ही बाद उसी उड़ीसा में खारवेल का उदय हुआ। एक गणना के द्वारा यह कहा गया है कि खारवेल का राज्यारोहण 176 ईस्वी में हुआ है। उसने अपनी राज्यकाल में 13वें वर्ष में हाथी गुफा अभिलेख जारी किया, परंतु आधुनिक शोधों के आधार पर यह माना जाता है कि खारवेल का उदय ईस्वी पूर्व पहली शताब्दी के मध्य हुआ था। खारवेल और उसकी उपलब्धियों के संबंध में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत हाथी गुफा अभिलेख है, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा के समीप खंडगिरी उदयगिरी पर्वत पर हाथी गुफा की दीवार पर उत्कीर्ण मिलती है। यह लेख 15 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा है। इसके कुल सशस्त्र पंक्तियां हैं, जिसमें से मूलतः ब्राह्मी लिपि तथा प्राकृति भाषा में उत्कीर्ण की गई है। यह अभिलेख बहुत हद तक समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से मिलता जुलता है। इसके तमाम उपलब्धियों की चर्चा की गई है, परंतु इन दोनों अभिलेखों में एक बड़ा अंतर यह भी है कि हाथी गुफा अभिलेख में खारवेल के विजय अभियानों का यहाँ कालक्रमेण विवरण मिलता है, वही प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का कालक्रमेण विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। हाथी गुफा अभिलेख में खारवेल को कलिंगाधिपति कहा गया है, जो संभवतः प्राचीन काल में चेदी वंश से संबंध रखता था। चेदी वंश सबसे पहले पूर्वी मध्य प्रदेश में शासन करता था और वहीं से वह उड़ीसा की ओर बढ़ा। अभिलेख में उसके एक पूर्वज महामेधवाहन की चर्चा की है। इसी अभिलेख में उसे चेदी वंश की तृतीय पीढ़ी का शासक बताया गया है। ऐसा लगता है कि वह अपने आप को नंद व मौर्य का उत्तराधिकारी मानता है, जो खारवेल से पूर्वी उड़ीसा पर शासन किया। यद्यपि वह जैन मतानुयायी था और इसलिए अहिंसा में विश्वास करता होगा, तथापि उसने सभी दिशाओं में विजयाभियान किया और चक्रवर्ती सम्राट की अवधारणा को स्वीकार किया। अभिलेख में कहा गया है कि 15 वर्ष की अवस्था में खारवेल युवराज बना और युवराज पद पर रहते हुए 9 वर्षों तक अपने पिता के शासन कार्यों को सहायता की। अभिलेख के अनुसार इस अवधि में उसे लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र या राजशास्त्र, गणना, गणित, व्यवहार या आचरण शास्त्र, विधि, कानून, मीमांसा, तर्क आदि तथा अन्य सब विधाओं में निपुणता प्राप्त की। इस प्रकार पूर्ण रूप से शासक बनने के पूर्व ही वह उन सारी योग्यताओं से विभूषित था जो कि उसी की शासक को लोकप्रियता व सफलता के लिए अनिवार्य होता था। इससे यह प्रतीत होता है कि खारवेल एक विद्वान, लोकप्रिय तथा सफल शासक था। अभिलेख में यह कहा गया है कि 24 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात खारवेल का कलिंग के शासक के रूप में अभिषेक हुआ। उसके अपने शासन के पहले वर्ष नगर के मुख्य द्वार और प्राचीर की मरम्मत करवाई, जो तूफान के कारण भंग हो गए थे, और दुर्गों का पुनर्निर्माण भी करवाया। अभिलेखों से उसके द्वारा किए गए सैनिक अभियानों का क्रमिक विवरण मिलता है। ऐसा लगता है कि वह प्रत्येक वर्ष किसी न किसी राज्य पर आक्रमण करता रहा। सर्वप्रथम अपने शासक काल में दूसरे वर्ष में उसने पश्चिम तट पर स्थित मूसिकों के खिलाफ अभियान किया। इस नगर अवस्थिति के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ के अनुसार यह गोदावरी की घाटी पर स्थित एक नगर था, जबकि कुछ का मानना है कि मूसिक नगर कृष्णा तथा मूसिक नदियों के समीप स्थित था। अपने अभिषेकों के 14 वर्ष में खारवेल के रठिकाओं का भोज को पराजित किया। यह आधुनिक बरार और पूर्वी खानदेश के राज करते थे। खारवेल ने राज चिन्ह तथा
संपत्ति छीनकर उसके अपने चरणों की वंदना करवाई। उसके पश्चात खारवेल ने अपना ध्यान उत्तर भारत की ओर केंद्रित किया। उसके शासनकाल में 8वें वर्ष में उसे उत्तर भारत पर आक्रमण किया। उसकी सेना ने राजगृह और गोरथागिरी या बरार को रौंदते हुए आगे बढ़ी। उसके आक्रमणों से भयभीत होकर यवनराज दिलीप अपने सेना व वाहनों को लेकर मथुरा भाग गया। इस प्रकार खारवेल के समक्ष यूनानियों को मुंह देखना पड़ा। 10वें वर्ष में खारवेल ने दंड सेना संधि साम कूटनीतिक उपायों द्वारा पृथ्वी विजय करने के लिए संपूर्ण भारत पर अभियान हेतु प्रस्थान किया। 11वें वर्ष खारवेल में दक्षिण भारत का आक्रमण कर वहां एक नगर पिंथुंड का ध्वंस किया और उसे गधों के हल से जुतवा दिया। 12वें वर्ष एक बार फिर से उत्तर भारत की ओर अभियान करते हुए उत्तरापथ के अनेक राजाओं को पराजित किया। इसी वर्ष उसे मगधों का सर्वथा भयभीत करते हुए अपने हाथियों को गंगा जल पिलाया। मगध के राजा बृहस्पति मित्र से अपने चरणों की वंदना करवाई। खारवेल ने नंदराज द्वारा अपहृत कलिंग जिन की मूर्ति को वापस ले लिया और अंग व मगध की संपत्ति छीन लिया। 12वें वर्ष में खारवेल ने दक्षिण में तमिल राजों का एक संघ को पराजित किया तथा पांड्य शासकों को लाखों मोती, मणि व रत्न इत्यादि का नजराना देने के लिए बाध्य किया। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने अभियान के दौरान सातवाहन नरेश सातकर्णी प्रथम से भी उसका सामना हुआ था। इस प्रकार यह निर्वादित रूप से स्वीकार किया जा चुका है कि एक कुशल सेना नायक, पराक्रमी योद्धा तथा महान विजेता शासक था। उत्तरापथ से लेकर पांडराज तक अपने विजयों का क्रम जारी रखकर कलिंग राज्य की संपूर्ण परिधि को काफ़ी विस्तृत रूप प्रदान किया। इसलिए उसके लिए चक्रवर्ती उपाधि का प्रयोग किया गया। काशी प्रसाद जायसवाल ने भी खारवेल के सम्राट को कहकर उल्लेखित किया है, परंतु खारवेल को भारतीय इतिहास में उसे मात्र सैन्य उपलब्धियों की वजह से ही याद नहीं किया जाता है, अपितु उसके सांस्कृतिक उपलब्धियां भी काफ़ी महान थी। खारवेल के अभिलेखों में उसके एक धर्मपरायण और कला के संरक्षक शासक के रूप में चित्रित किया गया है। उसे शांति व समृद्धि का शासक कहा जाता है। उसे भिक्षु सम्राट व धर्मराज भी कहकर पुकारा जाता है, जिससे अपना जीवन जनता को देखने व सुनने में लगाया। उसे जीतकर नृत्य संगीत से जुड़े 64 कलाओं को अपने राज्य में फिर से स्थापित किया और मौर्यों द्वारा निषिद्ध थे। अपने शासनकाल में तृतीय वर्ष में गंधर्व देव में निपुण इस शासक ने मल्ल युद्ध, नृत्य, गीत तथा वाद्य का प्रदर्शन तथा उत्सवों की राजधानी को हर्षित करवाया। अपने शासनकाल में 5वें वर्ष में नंदराज द्वारा 300 वर्ष पूर्व उत्खनित एक नहर का खारवेल की राजधानी के अंदर तक विस्तार करवाया, जिससे स्पष्ट होता है कि वह कृषि के विकास कर जनता के कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहा है। 6ठे वर्ष में उसने राज समृद्धि का प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रजा के विभिन्न करों को माफ कर दिया। पौर व जनपद अर्थात नगरवासी और ग्रामीण वासियों को अनेक अनुग्रह प्रदान किए गए, जिससे 1 लाख की मुद्रा व्यय हुई। 9वें वर्ष में उसने ब्राह्मणों के बहुमूल्य उपहार दिए, जिसमें ठोस सोने की कल्प वृक्ष भी शामिल था, जिसके पत्ते भी सोने के थे। इससे साथ साथ ही हाथी, घोड़े, रथ व सारथी भी थे। इसी वर्ष खारवेल ने भुवनेश्वर के निकट प्राची नदी के तटों पर 35 लाख की रजत मुद्राओं की लागत वाले एक महल भी बनवाया, जिसका नाम उसे विजय प्रसाद रखा। इस प्रकार धार्मिक दृष्टिकोण से उसने सहिष्णुता की नीति का पालन किया और जिसका आभास हमें अभिलेख के 17वीं अर्थात पंक्ति से प्राप्त होता है। इससे खारवेल को सभी धर्मों का सामना करने वाला तथा सभी प्रकार के मंदिरों का निर्माण करने वाला कहा गया है। इसी स्थल पर खारवेल को न रुकने वाला बल कहा गया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि खारवेल एक महान विजेता शासक होने के साथ साथ कला तथा संस्कृति का भी एक महान संरक्षक शासक था। उसके अनेक जन कल्याणकारी कार्य किए, नहरों का निर्माण करवाया तथा अपनी जनता को करों से मुक्त कर दिया, परंतु उसके द्वारा स्थापित विशाल साम्राज्य उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया। इसके बाद उसके वंश की जानकारी हमें नहीं मिलती। अंततः यह कहा जा सकता है कि ईसा पूर्व 1ली शताब्दी के मध्य वह भारतीय राजनीति में एक धूमकेतु की तरह आया और अपनी उपलब्धियों से चकाचौंध कर जब वह ओझल हुआ तो उसके पीछे कोई अवशेष नहीं बचा। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's